हेलो एवरीवन, आप सबका स्वागत है हमारे प्यारे से चैनल 10वीं कक्षा में। मैं हूं मुजाहिद और मैं आज आप लोगों को पढ़ाने वाला हूं क्लास 10 के विज्ञान का पहला चैप्टर रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण। तो चलिए शुरू करते हैं। इस चैप्टर में सबसे पहला टॉपिक पढ़ना है रासायनिक अभिक्रिया। तो चलिए इसको जो है डेफिनेशन के थ्रू जो है समझने का प्रयास करते हैं। इसका डेफिनेशन क्या है? ऐसी अभिक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक पदार्थ मिलकर एक या एक से अधिक नए गुणधर्मों वाले पदार्थ का निर्माण करता है। ये बोल रहा है कि कोई भी जो है दो या दो से अधिक पदार्थ मिलकर के जब एक या एक से अधिक नए गुणधर्मों वाले पदार्थ का निर्माण करता है तो इस प्रकार की अभिक्रिया को हम लोग जो है रासायनिक अभिक्रिया कहेंगे। इसको उदाहरण देखते हैं तो इससे और अच्छी तरीके से जो है क्लियर हो जाएगा। जैसे यहाँ पे उदाहरण है, हाइड्रोजन और जो है ऑक्सीजन मिलकर जो है जल का निर्माण करते हैं। इसमें देखो एक पदार्थ हो गया हाइड्रोजन और दूसरा पदार्थ हो गया ऑक्सीजन। ये दोनों मिल करके जो है जल का निर्माण कर रहे हैं, यानी एक पदार्थ का निर्माण कर रहे हैं। तो इस प्रकार की अभिक्रिया को जो हम लोग रासायनिक अभिक्रिया कहेंगे। और साथ में हम लोग देख सकते हैं कि दैनिक जीवन में भी बहुत सारी हम लोग की जो है रासायनिक अभिक्रिया होती है। जैसे जब लोहा को जो हम लोग हवा में छोड़ देते हैं, खुले हवा में छोड़ देते हैं, तो वो जो है आर्द्र हवा के साथ जो है लोहा अभिक्रिया करके जो है उसके ऊपर जंग लगा देता है। ठीक है, तो ये भी एक जो है दैनिक जीवन में होने वाली रासायनिक अभिक्रिया होगी। और अगर इसको अच्छे समझना है तो ऐसे समझो कि जब हम लोग दूध को जो है खुले हवा में छोड़ देते हैं तो वो दही में परिवर्तित हो जाता है। देखिए यहाँ पे दो जो है पदार्थ मिल करके एक अलग पदार्थ का निर्माण कर रहे हैं। यहाँ पे दूध और ऑक्सीजन मिल करके जो है इसका दही का निर्माण कर रहे हैं। तो इस प्रकार हम लोग जो है रासायनिक अभिक्रिया को समझ सकते हैं। अब जो है रासायनिक अभिक्रिया होगी तो उसका क्या प्रभाव पड़ेगा, क्या परिवर्तन होगा, क्या इफेक्ट होगा, क्या हम लोग परिवर्तन महसूस करते हैं कि रासायनिक अभिक्रिया हुई या फील कर सकते हैं। तो इसमें से जो है 4 पॉइंट दिया गया है कि रासायनिक अभिक्रिया होगी तो उसके अवस्था में परिवर्तन हो सकता है। अवस्था का मतलब भौतिक अवस्था में परिवर्तन हो सकता है। और हम लोग जानते हैं कि जो है किसी भी पदार्थ का भी जो है भौतिक अवस्था जो है 3 प्रकार का होता है। एक तो या तो वो ठोस हो सकता है, या फिर वो गैस हो सकता है, या फिर वो द्रव हो सकता है। तो जैसे पहला जो है अवस्था में परिवर्तन, इसको समझने के लिए जो हम लोग इस जो है रासायनिक अभिक्रिया का उदाहरण ले सकते हैं कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलकर जो है जल का निर्माण कर रहे हैं। तो जो है यहाँ पे हाइड्रोजन का भौतिक अवस्था क्या है कि ये एक गैस है। दूसरा क्या है? ऑक्सीजन। इसका भौतिक अवस्था क्या है कि ये भी गैस है। जब ये दोनों अभिक्रिया करके जल का निर्माण करता है तो ये क्या बना जो है जल का निर्माण कर रहा है। और जल का भौतिक अवस्था क्या है कि यह गैस है। तो इसी से ये पता चलता है कि रासायनिक परिवर्तन जो है रासायनिक अभिक्रिया होने के बाद उसका जो है भौतिक अवस्था चेंज हो सकता है। ये पहला पॉइंट जो हम लोग इसी उदाहरण से समझ लिए। अब जो है दूसरा जो है पॉइंट देखते हैं कि रासायनिक अभिक्रिया होगी तो उसके जो है रंग में भी परिवर्तन हो सकता है। तो इसको समझने के लिए हम लोग जो है कॉपर सल्फेट के विलयन में जब जो है लोहा को डुबोते हैं तो उसका रंग परिवर्तन हो जाता है। हम लोग इसका एग्जाम्पल ले सकते हैं। साथ ही जब लोहा को हम लोग जो है खुले हवा में छोड़ देते हैं तो उसके ऊपर भी एक रंग जो है लाल रंग का परत चढ़ जाता है। तो इसका भी उदाहरण ले सकते हैं कि रासायनिक अभिक्रिया होगी तो उसका जो है रंग में भी परिवर्तन हो सकता है। चलो अब जो है तीसरा पॉइंट देखते हैं कि गैस का उत्सर्जन। कि रासायनिक अभिक्रिया होगी तो हो सकता है कि गैस का उत्सर्जन, गैस का निकास गैस में निकल सकता है। इसका उदाहरण हम लोग ले सकते हैं कि हम लोग जब जो है मीथेन गैस में ऑक्सीजन के मीथेन गैस को जो है ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करवाते हैं तो वो जो है कार्बन डाइऑक्साइड गैस उत्पादन बनता है, जल बनता है और साथ में जो है कुछ गैस का भी जो है उत्सर्जन होता है, गैस का भी कुछ निकास होता है। तो ये हम लोग वहां से उदाहरण ले सकते हैं इसका। ये 3 पॉइंट भी हो गया। चौथा है तापमान में परिवर्तन। इसको समझने के लिए हम लोग जो है उस रासायनिक अभिक्रिया का जो है उदाहरण ले सकते हैं। जैसे कि जो हम लोग कैल्शियम ऑक्साइड को यानी बुझा हुआ चूना को जब पानी में डालते हैं तो बुलबुले उत्पन्न होना स्टार्ट हो जाता है और साथ में वो जो है उसका तापमान में पानी का तापमान भी जो है बढ़ जाता है। अब जब किसी भी जो है पानी में अगर जो है पेंट करने के लिए चूना लाता है और उसको पानी में डालता है
तो जिस बर्तन में भी डालते हैं यहाँ पर, अगर उसको साइड से छू के देखिएगा तो वो गर्म हो जाता है। जिससे ये पता चलता है कि कैल्शियम जो है ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके जो है पदार्थ तो बना रहा है, साथ में जो है उसका तापमान में भी परिवर्तन कर रहा है। ठीक है, तो ये उसका उदाहरण हो सकता है। इस चैप्टर में अब जो है नेक्स्ट टॉपिक है वह है रासायनिक समीकरण। ठीक है, तभी हम लोग जो है रासायनिक अभिक्रिया समझे। तो जो भी रासायनिक अभिक्रिया होती है ना, उसको एक समीकरण के रूप में लिखा जाता है, उसको हम लोग बोलते हैं रासायनिक समीकरण। इसे यहाँ देखिए, डेफिनेशन से समझने का प्रयास करते हैं। रासायनिक अभिक्रिया को रासायनिक समीकरण द्वारा निरूपित किया जाता है, यानी जो भी रासायनिक अभिक्रिया होता है उसको एक समीकरण के रूप में लिखा जाता है। जैसे कि देखो यहाँ पे मैग्नीशियम रेबन का ऑक्सीजन की उपस्थिति में दहन कर मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाना। जब हम लोग मैग्नीशियम रिबन को जो है हवा में यानी ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाते हैं तो उसमें जो है उत्पाद में जो है मैग्नीशियम ऑक्साइड का एक चूर्ण बनता है। ठीक है, देखो यहाँ पे उदाहरण लिए है ना, तो इसको जो है हम लोग एक जो है इक्वेशन यानी समीकरण के रूप में लिखते हैं। जैसे यहाँ पे देखो, मैग्नीशियम एक पदार्थ हो गया, उसको किसकी उपस्थिति में जला रहे हैं, ऑक्सीजन की उपस्थिति में जला रहे हैं, तो यहाँ पे ऑक्सीजन लिखें और इसको बीच में एक प्लस का चिन्ह देंगे। और कोई अगर दो या दो से अधिक पदार्थ मिलकर रासायनिक अभिक्रिया कर सकते हैं ना, करा सकते हैं, तो यहाँ पे और भी अगर कोई जो है पदार्थ मिलता तो उसको भी हम लोग प्लस के रूप में लिख सकते थे। अब जो है ये जो तीर का निशान दर्शाता है, ये जो है रासायनिक अभिक्रिया को दर्शाता है कि रासायनिक अभिक्रिया हुई, उसके बाद जो है मैग्नीशियम ऑक्साइड बना, तो यहाँ पे उसके बाद उसको उत्पाद में लिखेंगे मैग्नीशियम ऑक्साइड। और भी कोई अगर एक से ज्यादा उत्पाद बनता तो उसको प्लस चिन्ह देके और आगे हम लोग लिख सकते थे। तो यहाँ तक तो हम लोग को समझ में आ गया। अब जो है नेक्स्ट लाइन समझने से पहले हम लोग को एक चीज समझना जरूरी है कि जो है समीकरण में अभिकारक और जो है उत्पाद क्या होता है। देखो, समीकरण में जो भाग लेता है जो है रासायनिक अभिक्रिया में जो भाग लेता है, या फिर ऐसे शॉर्ट आसान भाषा में समझो कि जो तीर के बायां साइड होता है उन सबको हम लोग जो है अभिकारक बोलते हैं। जैसे यहाँ पे मैग्नीशियम और ऑक्सीजन क्या हो गया, अभिकारक हो गया। ये दोनों अभिकारक हो गया। और जो है रासायनिक अभिक्रिया होने के बाद पश्चात जो उत्पाद बनता है या फिर जो भी पदार्थ बनता है उसको हम लोग बोलते हैं उत्पाद। तो इसको हम लोग बोलेंगे मैग्नीशियम ऑक्साइड को उत्पाद, या फिर आसान भाषा में ऐसे बोले जो तीर के आगे साइड रहता है हम लोग उसको बोलते हैं उत्पाद। ठीक है, तो चलिए अब जो है अगर ये रासायनिक समीकरण में ये दो चीज समझ में आ गया, अभिकारक और उत्पाद, तो इस लाइन को समझने में जो है और आसानी होगी। जैसे रासायनिक समीकरण के अभिकारकों एवं उत्पादों में पदार्थ के प्रतीकों का इस्तेमाल किया जाता है। देखो यहाँ क्या बोल रहा है, रासायनिक समीकरण के अभिकारकों, ये रासायनिक समीकरण के अभिकारक हो गए, एवं उत्पादों, देखो उत्पाद यहाँ पे एक उत्पाद है इसलिए यहाँ पे उत्पाद लिखे, एक से ज्यादा होगा तो उत्पादों लिखा हुआ है, में पदार्थ के प्रतीकों का इस्तेमाल किया जाता है। ये जो पदार्थ हो गया, जैसे मैग्नीशियम एक पदार्थ हो गया, ऑक्सीजन पदार्थ हो गया, मैग्नीशियम ऑक्साइड पदार्थ हो गया, पदार्थ के प्रतीकों, इसमें जो है जो भी पदार्थ होता है समीकरण में, उसके जो समीकरण में लिखने के लिए उसके जो है प्रतीकों का, उसका सूत्र का इस्तेमाल किया जाता है। जैसे देखो यहाँ पे मैग्नीशियम का जो है प्रतीक हो गया Mg, उसको लिखें प्लस का चिन्ह का जैसे का तैसे ही रहा। फिर ऑक्सीजन का जो है प्रतीक होता है O2, उसको लिखें, फिर जो ये तीर का निशान सेम रहेगा। यहाँ पे मैग्नीशियम ऑक्साइड जो है पदार्थ बना, उसका सूत्र होता है या प्रतीक होता है MgO, लिखें। चलो यहाँ तक समझ में आ गया। प्रतीकों के साथ उनकी भौतिक अवस्था को भी दर्शाया जाता है। हम अभी इससे पहले बताए थे कि भौतिक अवस्था 3 प्रकार का होता है पदार्थ का। तो देखो मैग्नीशियम का जो भौतिक अवस्था होता है वो एक ठोस होता है। ठीक है, तो ठोस को इंग्लिश में हम लोग बोलते हैं सॉलिड। तो सॉलिड को हम लोग, सॉलिड के लिए हम लोग लिखेंगे यहाँ पे S। ऑक्सीजन क्या होता है, ऑक्सीजन गैस होता है, तो गैस के लिए हम लोग लिखेंगे यहाँ पे G। और MgO क्या होता है, MgO होता है जो है चूर्ण होता है यानी सॉलिड होता है, तो इसको हम लोग लिखेंगे S। तो इस प्रकार से जो है हम लोग जो है पदार्थ का जो है भौतिक अवस्था इस प्रकार से लिख सकते हैं।
चलिए इस टॉपिक जो है इस चैप्टर में जो नेक्स्ट टॉपिक है वो रासायनिक समीकरण को संतुलित करना। ठीक है, अब जो है इस टॉपिक को समझने से पहले समझने का प्रयास करते हैं कि संतुलित रासायनिक समीकरण किसको बोलते हैं। तो संतुलित रासायनिक समीकरण का मतलब होता है कि किसी भी रासायनिक समीकरण में उसके अभिकारक तथा जो है उत्पाद में जो है प्रत्येक तत्वों का परमाणु संख्या बराबर होनी चाहिए। यहाँ पे देखिए, जैसे यहाँ पे Fe लिखा है आयरन, इसका परमाणु संख्या कितना है, यहाँ पे कुछ नहीं है तो 1 है। और यहाँ पे जो है उत्पाद में आयरन की परमाणु संख्या कितनी है, 3 है। तो वहाँ पे 1 है, यहाँ पे 3 है, तो ये दोनों बराबर नहीं है। इसका मतलब ये जो है एक रासायनिक जो है संतुलित रासायनिक समीकरण नहीं है। तो ये जो असंतुलित है इसको हम लोग बोलते हैं कंकाली समीकरण। तो इसको जो है बराबर करना है दोनों तरफ जो है अभिकारक में और जो है उत्पाद में, इन दोनों का अगर जो है परमाणु संख्या बराबर कर देंगे और बाकी सब अभिकारकों एवं पदार्थों का भी, तो हम लोग कहेंगे कि ये जो है यह संतुलित रासायनिक समीकरण हो गया। ठीक है, तो चलिए इसको जैसे कैसे किया जाता है संतुलित, उसको देखते हैं। तो सबसे पहले इसमें जो है बॉक्स बनाना है, सब में जितना भी तत्व है सबको एक जो है बॉक्स के अंदर डाल देंगे। इसका यह मतलब है कि इसके अंदर हम लोग कोई चेंज नहीं कर सकते। कोई जो भी पदार्थ है, जो भी तत्व है, उसका प्रतीक के अंदर हम लोग या उसकी यौगिक के अंदर कोई भी चेंजेस नहीं कर सकते। ठीक है, दूसरा चीज क्या करना है कि हम लोग को एक जो टेबल बनाना है। ठीक है, एक टेबल बनाना है। टेबल बना दी, यहाँ पे लिखना है तत्व, यहाँ पे लिखना है अभिकारक और यहाँ पे लिखना है उत्पाद। इस जो है समीकरण में जो है तत्व कौन कौन है, एक पहला जो है आयरन है, लोहा Fe, दूसरा कौन है हाइड्रोजन है, तीसरा कौन है ऑक्सीजन है, लिख दिए। यहाँ पे देखो अभिकारक में जो है लोहे की संख्या कितनी है, आयरन की 1 है, तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे। यहाँ पे उत्पाद में कितना है, उत्पाद में है तुम्हारा 3, तो यहाँ पे 3 लिखते हैं। हाइड्रोजन का संख्या कितना है अभिकारक में 2, यहाँ पे लिखते हैं 2। और जो है उत्पाद में हाइड्रोजन की संख्या कितनी है, यानी परमाणु संख्या 2 लिख दिए। अभिकारक में ऑक्सीजन की परमाणु संख्या कितनी है 1, यहाँ पे हम लोग 1 लिख दिए। उत्पाद में जो है ऑक्सीजन की परमाणु संख्या कितनी है 4। ठीक है, तो यहाँ पे सिर्फ जो ऑक्सीजन ही बराबर जो है हाइड्रोजन ही बराबर है, बाकी सब जो है बराबर नहीं है। तो इसको जो है संतुलित करना है, इसको बराबर करना है। तो कैसे करेंगे, तो सबसे आसान तरीका जो है सुविधा के लिए हम लोग जो सबसे ज्यादा डिफरेंस है उसको पहले करेंगे। तो यहाँ पे सबसे ज्यादा डिफरेंस किसका है, ऑक्सीजन का, कि इसमें जो है अभिकारक में 1 है और जो है उत्पाद में जो है 4 है, तो इसको हम लोग 4 से गुणा कर देंगे, तो कितना हो जाएगा 4। तो यहाँ पे हम लोग लिख देंगे किसमें किए, अभिकारक में 4 से गुणा किए, तो अभिकारक कहाँ, यहाँ पे हम लोग 4 से गुणा कर देंगे। यहाँ पे 4 से गुणा होगा तो यहाँ पे ऑक्सीजन कितना हो गया 4, लेकिन यहाँ पे देखो ऑक्सीजन तो बराबर हो गया अभिकारक में भी और जो है उत्पाद में भी, लेकिन यहाँ पे हाइड्रोजन की जो है परमाणु संख्या बढ़ गई, यहाँ पे 2 4 8 हो गया और यहाँ पे कितना है 2 है। तो इसको जो है ये तो सिंपल सा हो गया था। तो अब जो है यहाँ पे इसको जो है उत्पाद में जो हाइड्रोजन की संख्या को बराबर करनी है, क्या करना पड़ेगा, इसको उत्पाद में भी 4 से गुणा करना पड़ेगा हमको। हमने यहाँ पे कर दिए। देखो यहाँ पे ऑक्सीजन जो है और हाइड्रोजन संतुलित हो गया है। अब कौन बचा है, आयरन। आयरन जो है अभिकारक में कितना है 1 है और यहाँ पे जो है उत्पाद में कितना है 3 है। हम लोग क्या करना पड़ेगा, अभिकारक में 3 से गुणा करना पड़ेगा। हम लोग यहाँ पे कर दिए, हम लोग यहाँ पे 3 से गुणा कर दिए। ठीक है, अब देखो ये समीकरण जो है संतुलित हो गया। तब इसको ऐसे बॉक्स में नहीं रखना है, बल्कि इसको जो हम चेंज कर देंगे। अब इस बॉक्स को हम लोग हटा सकते, तो ये हो जाएगा कितना 3Fe
प्लस 4H2O, इसका निशान रहने देंगे, फिर ये हो जाएगा Fe3O4 प्लस 4H2। ठीक है, ये तो हो गया। लेकिन जो है पूरा सुव्यवस्थित जो समीकरण होता है उसमें जो उसको भौतिक अवस्था को भी लिखते हैं, तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे इसको भौतिक अवस्था लिख देते हैं अब कि आयरन का जो क्या है ठोस है, तो हम लोग इसको क्या रखेंगे एज सॉलिड। यहाँ पे जो है H2O क्या है जल है यानी लिक्विड, तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे L। ये आयरन जो है ऑक्साइड क्या होगा, ये क्या है, ये तुम्हारा सॉलिड है, इसको हम लिखते हैं S, और साथ में यहाँ जो है H2O क्या है H2 है गैस, हम लोग लिखते हैं G। ठीक है, अब देखिए दूसरा और एक एग्जांपल ले लेते हैं कि जैसे हम लोग मैग्नीशियम को ऑक्सीजन की उपस्थिति में जब जलाते हैं तो मैग्नीशियम ऑक्साइड का चूर्ण यानी पाउडर बनता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए इसके लिए इतना भी ये सिंपल है, तो इसके लिए इसका टेबल बनाने का भी जरूरत नहीं है। यहाँ पे देखिए मैग्नीशियम कितना है अभिकारक में, मैग्नीशियम का परमाणु संख्या कितना है 1 है, और उत्पाद में भी कितना है यहाँ पे भी 1 है, ये तो बराबर है। यहाँ पे ऑक्सीजन की परमाणु संख्या कितनी है, यहाँ पे 2 है, और यहाँ पे कितनी है 1 है, जिसको जो है संतुलित करना है। हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे 2 से गुना कर देंगे, तो ये दोनों बराबर हो, यहाँ पे भी 2 ऑक्सीजन हो गया, यहाँ पे भी 2 ऑक्सीजन हो गया। लेकिन देखिए यहाँ पे जो है मैग्नीशियम बढ़ के इधर 2 हो गया, यहाँ पर 1 ही है, इसको बैलेंस करने के लिए क्या करेंगे हम लोग यहाँ पे 2 से गुना करेंगे। तो देखिए अब क्या हो गया, अभी जो है अभिकारक में भी मैग्नीशियम का जो है परमाणु संख्या 2 है, अभी उत्पाद में भी जो है 2 है, ऑक्सीजन का परमाणु संख्या अभिकारक में भी 2 है, और यहाँ पे जो है उत्पाद में भी 2 है, यानी यह संतुलित हो गया। तो देखिए कितना आसानी से जो है संतुलित हो गया। तो ज्यादातर जो है आसानी रहता है, और अगर ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड होगा तो आप इस तरीके से भी कर सकते हैं। तो चलिए इस चैप्टर में जो हम लोग को नेक्स्ट टॉपिक पढ़ना है वह है रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार। हम लोग रासायनिक अभिक्रिया क्या होता है पढ़ लिए, रासायनिक समीकरण पढ़ लिए। अब जो हम लोग को देखना है कि रासायनिक जो है अभिक्रिया के कितने प्रकार होते हैं। तो रासायनिक अभिक्रिया के जो है एक्चुअली में 5 प्रकार होते हैं, तो हम लोग जो है एक एक करके सबको डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहला प्रकार है कि संयोजन अभिक्रिया। ठीक है, तो चलिए इसको समझने का प्रयास करते हैं। ऐसी अभिक्रिया जिसमें 2 या 2 से अधिक अभिकारक मिलकर एकल यानी एक उत्पाद का निर्माण करता है उसे संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। ऐसी अभिक्रिया जिसमें जो है 2 या 2 से अधिक अभिकारक मिल करके एक उत्पाद बनाता है। ठीक है, तो इस प्रकार की अभिक्रिया को हम लोग बोलेंगे संयोजन अभिक्रिया। चलिए तो इसको उदाहरण से जैसे देखिए यहाँ पे कि 2 या 2 से, जैसे अगर मान लेते हैं यहाँ पे एक पदार्थ है और दूसरा पदार्थ हो के बी, तो वो दोनों मिल करके जो है एक ही पदार्थ का निर्माण करेगा। ठीक है, चलिए उदाहरण से देखते हैं, जैसे कोयले का दहन। ठीक है, जब कार्बन को जलाते, कोयला क्या होता है, कोयला तो ज्यादातर भाग क्या होता है कार्बन होता है, उसको जब हवा की उपस्थिति में यानी ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलता है। ठीक है, इसका एक ही उत्पाद होता है, तो ये जो है एक संयोजन अभिक्रिया का उदाहरण हो सकता है। दूसरा है कि हम लोग हाइड्रोजन, और जब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन अभिक्रिया करता है तो क्या बनाता है, एक ही पदार्थ जल का निर्माण करता है। तो ये सब जो है संयोजन अभिक्रिया का उदाहरण हो गया। तो चलिए अब जो है रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार में जो है हम लोग उसका दूसरा प्रकार यानी वियोजन अभिक्रिया या फिर यह बोलो अपघटन अभिक्रिया को देखते हैं। तो इसका डेफिनेशन क्या है, वैसी अभिक्रिया जिसमें एक अभिकारक टूटकर 2 या 2 से अधिक उत्पाद में बदल जाए तो उसे वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। वियोजन अभिक्रिया का मतलब है कोई भी एक अभिकारक सिंगल अभिकारक जो है अभिक्रिया करके 2 या फिर 2 से अधिक अभिकारक में टूट जाता है, तो इस प्रकार की अभिक्रिया को हम लोग बोलेंगे वियोजन अभिक्रिया। मान के चलो कि A जो है कोई अभिकारक है, ये 2 टूटेगा तो B प्लस C में, या फिर 2 से अधिक यानी D E जितना भी है, मतलब 2 कम से कम 2 या फिर 2 से अधिक अभिकारक में टूट जाता है, तो इस प्रकार की अभिक्रिया को हम लोग बोलेंगे वियोजन अभिक्रिया। ठीक है, अब चलिए इसको उदाहरण देखते हैं। क्या है पहला उष्म वियोजन।
मान के चलो कोई भी एक अभिकारक जैसे कैल्शियम कार्बोनेट है, अगर उसमें ऊष्मा प्रवाहित करते हैं, ठीक है, तो वो जो है दो उत्पाद में टूट जाता है। जैसे यहाँ पे कैल्शियम कार्बोनेट को उसमें जब ऊष्मा डालते हैं यानी हीट डालते हैं, तो वो जो है कैल्शियम ऑक्साइड प्लस जो है कार्बन डाइऑक्साइड गैस में टूट जाता है। तो ये एक प्रकार का जो है क्या है, वियोजन अभिक्रिया है। यहाँ पे एक अभिकारक था, वो अभिक्रिया करके जो है दो अभिकारक में जो है दो उत्पाद में टूट गया, तो ये जो है एक वियोजन अभिक्रिया हो गया। दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं कि जल में जब हम लोग जो है विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं, तो वो जो है हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन गैस में दो गैस में बढ़ जाता है, ठीक है। तो ये भी जो है कि एक वियोजन अभिक्रिया का उदाहरण हो गया। और जिस अभिक्रिया को अगर तोड़ने में हम लोग हेल्प लेते हैं विद्युत धारा का, तो उसको हम लोग बोलेंगे विद्युत वियोजन, ठीक है। तीसरा है उदाहरण में कि अगर हम लोग जो है AgCl यानी सिल्वर क्लोराइड को जो है सूर्य के प्रकाश में रख दें, तो वो जो है Ag प्लस जो है क्लोरीन में विभक्त हो जाता है, टूट जाता है। तो यहाँ पे भी जो है Ag क्लोराइड यानी सिल्वर क्लोराइड जो है एक अभिकारक है, इसको जब अभिक्रिया करवाते हैं तो ये दो उत्पाद में बदल जाता है। तो ये भी एक प्रकार का जो है वियोजन अभिक्रिया है। और जो सूर्य के प्रकाश की वजह से जो है वियोजन अभिक्रिया होता है, उसको हम लोग बोलते हैं प्रकाशीय वियोजन, ठीक है। तो चलिए देखते हैं रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार में। अब जो तीसरा प्रकार है प्रकार विस्थापन अभिक्रिया। तो विस्थापन अभिक्रिया क्या है? वैसी अभिक्रिया जिसमें अधिक क्रियाशील तत्व कम क्रियाशील तत्व को उसके यौगिक से विस्थापित कर देता है, उसे विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। यानी इसका मतलब है जो भी अधिक अभिक्रियाशील तत्व होगा वो जो है कम अभिक्रियाशील तत्व को उसके यौगिक से विस्थापित कर देगा। क्या मतलब है, इसको उदाहरण से समझते हैं। जैसे यहाँ पे जो है Fe यानी लोहा जो है कॉपर से ज्यादा क्रियाशील तत्व है, तो इसको जो है अभिक्रिया होगी जब, तो लोहा जो है ये देखो कॉपर सल्फेट का ये जो है इसका यौगिक है, तो उसको जो है विस्थापित कर देगा, इसको हटा देगा और ये जो लोहा जो है इसके जगह पे आ जाएगा, जो है लोहा इसके यौगिक के साथ जुड़ जाएगा। तो यहाँ पे देखिए जो है लोहा कॉपर सल्फेट के साथ अभिक्रिया करके FeSO4 यानी लोहे का सल्फेट बना रहा है। यहाँ पे कॉपर का सल्फेट था, तो इसको जो अभिक्रिया हुआ जब, तो इसको जो कॉपर को उसके सल्फेट से उसको हटा दिया और इसके यौगिक में जो है खुद को जोड़ लिया, ठीक है। और देखो यहाँ कॉपर को फिर जो है विस्थापित कर दिया, ठीक है। तो इस प्रकार के अभिक्रिया को जो हम लोग बोलेंगे विस्थापन अभिक्रिया। चलिए तो जो है अब रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार में जो है हम लोग चौथा प्रकार देखते हैं द्विविस्थापन अभिक्रिया, ठीक है। तो चलिए इसको समझने का प्रयास करते हैं कि वैसी अभिक्रिया जिसमें उत्पादों का निर्माण दो यौगिकों के बीच आयनों के आदान प्रदान से होता है, उसे द्विविस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। ये ऐसी अभिक्रिया जिसमें जो है उत्पादों का निर्माण जो है दो यौगिकों के बीच आयनों के आदान प्रदान से होता है। देखिए कैसे, जैसे यहाँ पे हम लोग जब सोडियम सल्फेट के विलयन और जो है बेरियम क्लोराइड के विलयन को जो है अगर मिक्स करते हैं, तो एक सफेद रंग का जो है अवक्षेप का निर्माण होता है। यहाँ पे लिखा भी है नोट में, बेरियम सल्फेट सफेद अवक्षेप का निर्माण करता है, यानी एक सफेद जो है उत्पाद या पदार्थ का निर्माण करता है जो अविलेय होते हैं, जल में जो है घुलता नहीं है, उसको बोलते हैं अवक्षेप का निर्माण करता है। वो जो है देखिए यहाँ पे बेरियम सल्फेट और जो है बेरियम क्लोराइड जब दोनों का अभिक्रिया कराते हैं, साथ में मिलाते हैं, तो बेरियम जो है सल्फेट एक जो है सफेद रंग का पदार्थ का निर्माण होता है, दूसरा जो है पदार्थ जो है सोडियम क्लोराइड का भी निर्माण होता है। तो ये क्यों होता है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे बेरियम जो है इसके पास जो है यहाँ पे देखिए बेरियम के पास जो होता है वो +2 आयन होता है, और जो है यहाँ सल्फेट के पास जो होता है वो होता है -2 आयन होता है इसके पास। तो ये दोनों अभिक्रिया करके जो है आपस में इसको जो है
अपना जो है ये अपना चार्ज देकर के इसके साथ जो है अपना एक यौगिक बना लेता है, जो एक सफेद रंग का पदार्थ बन जाता है। तो इस प्रकार की अभिक्रिया जो जिसका निर्माण जो है एक दूसरे के बीच आयनों के यानी चार्ज के आदान प्रदान से होता है, तो इस प्रकार की अभिक्रिया को हम लोग बोलेंगे द्विविस्थापन अभिक्रिया। चलिए, तो रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार में अब जो है हम लोग पांचवा प्रकार देखते हैं, उपचयन एवं अपचयन अभिक्रिया। तो देखिए, पहला सबसे पहले हम लोग को देखना है उपचयन अभिक्रिया। तो चलिए इसको समझते हैं। पदार्थ में ऑक्सीजन की वृद्धि तथा हाइड्रोजन का ह्रास होना उपचयन कहलाता है। कि जब भी कोई भी रासायनिक अभिक्रिया होती है, अगर उसमें पदार्थ में ऑक्सीजन की बढ़ रहा है या फिर हाइड्रोजन घट रहा है, तो उसको हम लोग जो बोलेंगे उपचयन। जैसे यहाँ पर उदाहरण में देख सकते हैं कि कोयला को जब हम लोग ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनता है, उत्पाद में जो है CO2 बन रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए अभिक्रिया होने के बाद कार्बन में जो है ऑक्सीजन बढ़ रहा है, यानी ऑक्सीजन की वृद्धि हो रहा है, जो इस जो है डेफिनेशन को सेटिस्फाई कर रहा है, तो ये जो है उपचयन अभिक्रिया कहलाएगा। ठीक है, दूसरा है अपचयन अभिक्रिया, जिसका डेफिनेशन देखते हैं। पदार्थ में हाइड्रोजन की वृद्धि तथा ऑक्सीजन का ह्रास होना अपचयन कहलाता है। जस्ट जो है उपचयन का ऑपोजिट होता है, उल्टा होता है। यहाँ पे अगर हाइड्रोजन की वृद्धि हो रही है तथा ऑक्सीजन का कमी हो रही है, इसको हम लोग जो है अपचयन अभिक्रिया कहेंगे। जैसे यहाँ पे कॉपर ऑक्साइड और हाइड्रोजन को अगर अभिक्रिया कराते हैं, तो यहाँ पे कॉपर प्लस जो है जल H2O बनता है उत्पाद में। तो यहाँ पे देखिए एक पदार्थ कॉपर में जो है यहाँ पे क्या हो रहा है, ऑक्सीजन घट जा रहा है, ऑक्सीजन का ह्रास हुआ। तो ये जो हम लोग अपचयन अभिक्रिया का जो है उदाहरण मान सकते हैं। रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार में जो है उपचयन एवं अपचयन अभिक्रिया से रिलेटेड एक टॉपिक समझना है कि रेडॉक्स अभिक्रिया क्या होता है। तो वैसी अभिक्रिया जिसमें उपचयन तथा अपचयन साथ साथ होता है उसे रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। ऐसी अभिक्रिया जिसमें जो है उपचयन तथा अपचयन दोनों साथ साथ हो रहा है, तो इस प्रकार की अभिक्रिया को हम लोग बोलेंगे रेडॉक्स अभिक्रिया। चलिए इसको उदाहरण से समझते हैं। यहाँ पे देखिए, जैसे जिंक प्लस जो है कार्बन को अगर अभिक्रिया कराते हैं, तो यहाँ पे जिंक प्लस CO का निर्माण होता है। तो यहाँ पे देखिए कि यहाँ पे जो है कार्बन में जब जिंक ऑक्साइड और कार्बन का निर्माण होता है, तो यहाँ पे देखिए CO का निर्माण हो रहा है, यानी कार्बन में जो है ऑक्सीजन की वृद्धि हो रही है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो है उपचयन अभिक्रिया हुआ। लेकिन यहाँ पे देखिए जिंक ऑक्साइड में है, यानी जिंक में जो है अभिक्रिया होने के बाद यहाँ पे सिर्फ जिंक बचा, यानी इसमें जिंक में जो है ऑक्सीजन की ह्रास हुआ, यानी ऑक्सीजन कम हो गया। तो ये क्या हो गया, अपचयन हुआ। तो ये देखो यहाँ पे इस अभिक्रिया में दोनों हो रहा है, उपचयन भी हो रहा है और तथा अपचयन भी हो रहा है। ठीक है, तो दोनों साथ साथ हुआ, एक साथ हुआ, एक अभिक्रिया में हुआ, तो इसलिए इसको हम जो है रेडॉक्स अभिक्रिया बोलेंगे। और ऐसे जो भी अभिक्रिया होती है जिसमें ऑक्सीजन का वृद्धि भी होता है और जो ह्रास भी होता है, यानी उपचयन एवं अपचयन दोनों साथ साथ होता है, तो इस प्रकार की अभिक्रिया को जो हम लोग रेडॉक्स अभिक्रिया कह सकते हैं। तो हम लोग अभी तक जो है रासायनिक अभिक्रिया के 5 प्रकार पढ़ चुके हैं। ये थोड़ा एक अलग टॉपिक है कि रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार तापमान के आधार पर, ठीक है, रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार जो है तापमान के आधार पर जो है 2 प्रकार के होते हैं। एक जो है ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया और दूसरा होता है ऊष्माशोषी अभिक्रिया। चलिए दोनों को समझने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले है ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया, वैसी अभिक्रिया जिसमें उत्पाद के निर्माण के साथ साथ ऊष्मा का भी उत्सर्जन होता है। ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें वो तो उत्पाद तो बनाएगा, रासायनिक अभिक्रिया होने के पश्चात जो है उत्पाद तो बनाएगा ही, साथ में जो है उसमें ऊर्जा का यानी हीट का यानी गर्मी का जो है उत्पादन भी करेगा। तो इस प्रकार की अभिक्रिया को हम लोग बोलेंगे ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया। जैसे उदाहरण के तौर पे यहाँ पे मीथेन गैस CH4 को जब हम लोग ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करवाते हैं, तो अभिक्रिया होने के पश्चात जो है कार्बन डाइऑक्साइड गैस उत्पादन बनाता है, साथ में जो है H2O यानी भाप को बनाता है और फिर जो है ऊर्जा का भी निर्माण करता है, ऊर्जा भी निकलती है उससे, ऊष्मा भी निकलती है।
तो इस प्रकार के अभिक्रिया को हम लोग बोलेंगे ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया। दूसरा है ऊष्माशोषी अभिक्रिया। ये जस्ट इसका उल्टा है। यहाँ पे अभिक्रिया होने के पश्चात जो है ऊष्मा जो है ऊर्जा जनरेट होती है, ठीक है, लेकिन इसको जो है इसका अभिक्रिया करवाने के लिए ऊष्मा की जरूरत होती है, इसमें ऊष्मा लगती है, इसमें जो है ऊष्मा प्रोड्यूस होती है और इसमें जो है अभिक्रिया कराने के लिए इसमें ऊष्मा की जरूरत होती है। इसमें देखो वैसी अभिक्रिया जिसमें अभिकारकों को तोड़ने के लिए ऊष्मा, प्रकाश तथा विद्युत ऊर्जा की आवश्यकता होती है। ऊष्माशोषी अभिक्रिया ऐसी अभिक्रिया है जिसको जो है अभिकारक को तोड़ने के लिए जो है ऊष्मा की जरूरत होती है, एनर्जी की जरूरत होती है। इसका उदाहरण देखो, वियोजन अभिक्रिया इसके उदाहरण है, ठीक है। हम लोग जो अभी रासायनिक अभिक्रिया में जो है दूसरा प्रकार वियोजन अभिक्रिया पढ़े थे वो इसका उदाहरण हो सकता है। चलिए फिर भी हम एक बता देते हैं, जैसे कैल्शियम कार्बोनेट को जब हम लोग जो है उसमें ऊष्मा प्रवाहित करते हैं, गर्म करते हैं, तो वो कैल्शियम ऑक्साइड तथा जो है CO2 गैस में परिवर्तित हो जाता है। तो इसको अभिक्रिया करवाने के लिए हम लोग को जो है हीट का जरूरत पड़ी, तो इस प्रकार की अभिक्रिया को हम लोग बोलेंगे ऊष्माशोषी अभिक्रिया। अभी हम लोग जो है कुछ देर पहले जो है उपचयन अभिक्रिया के बारे में पढ़े थे, ठीक है। कि उपचयन अभिक्रिया क्या होता है कि किसी पदार्थ में जब ऑक्सीजन की वृद्धि हो जाती है, ऑक्सीजन जुड़ जाता है, तो उसको जो है उपचयन अभिक्रिया कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए कि दैनिक जीवन में उपचयन अभिक्रियाओं का प्रभाव, कि दैनिक जीवन में अगर कहीं पे उपचयन हो रहा है किसी पदार्थ में, अगर ऑक्सीजन की वृद्धि हो रही है तो उससे क्या होता है। तो सबसे पहला जो है संचारण है। तो चलिए इसको समझने का प्रयास करते हैं। जब कोई धातु अपने आसपास अम्ल, आर्द्रता आदि के संपर्क में आती है तब ये संचारित हो जाती है। इस प्रक्रिया को संचारण कहते हैं, ठीक है। जब भी कोई धातु हो गया, लोहा हो गया, तांबा हो गया, जब इसको खुले अम्ल यानी फिर आर्द्र या नमी हवा में छोड़ देते हैं इसको, तो वो धीरे धीरे संचारित होने लगता है, संचारण होने लगता है। यानी जो है हम लोग आम भाषा में बोलते हैं तो जंग लगना स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। इस प्रक्रिया को जो है संचारण करते हैं। जैसे उदाहरण के तौर पे जैसे लोहे पर जंग लगना, लोहे पर जो जैसे लोहे को अगर खुला छोड़ देते हैं ऐसे हवा में, तो उसके ऊपर धीरे धीरे जो है भूरा रंग का जो है परत चढ़ने लगता है, ठीक है। इसको बोलते हैं हम लोग जंग लगना, लोहे पर जंग लगना। चांदी पर काली परत, ठीक है, चांदी पर भी जो है काली परत हो जाती है। तो ये सब क्या है, ये सब जो है संचारण है, ठीक है। और ये किसके कारण हो रहा है, उपचयन के कारण हो रहा है, क्योंकि इसमें जो है ऑक्सीजन की उपस्थिति में ही ये सब हो रहा है। दूसरा है विकृत गंधिता। विकृत गंधिता क्या है, वसायुक्त तथा तेली खाद्य पदार्थ सामग्री वायु के संपर्क में आने पर उपचयित हो जाती है, जिससे उनके स्वाद एवं गंध में परिवर्तन हो जाता है। कोई भी वसायुक्त या तेल का खाद्य सामग्री होता है, अगर वो उसको ज्यादा देर तक जो है वायु के जो है संपर्क में अगर ऑक्सीजन के संपर्क में रखें, तो वो दोनों अभिक्रिया करके जो क्या है उपचयित हो जाती है, ठीक है। उसमें जो है ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ जाती है, जिससे उनके स्वाद तथा गंध में जो है परिवर्तन हो जाता है। वो जो इसका वो महकने लगता है, साथ में जो है उसका टेस्ट भी जो है बदल जाता है, जिसको हम लोग बोलते हैं विकृत गंधिता।